वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिशामी अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी क्लियर कर लिया था। ठीक है, और ये भी चेक कर लिया था कि जब हम नैप्थलीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो वो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक होता है हमारा, है ना। ओरिएंटेशन चेक करी थी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी पोजीशन पे होते हैं। तो हमें ये क्लियर हुआ था कि अल्फा पोजीशन के ऊपर ज्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू बीटा से। ठीक है, तो आज हम जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो नैप्थलीन के ऊपर करके देखेंगे, जिसमें हमारे पास हैलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है हमारे पास, फ्रीडरक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हम नैप्थलीन के ऊपर करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है हमारे पास हैलोजिनेशन। ठीक है, तो हैलोजिनेशन क्या होती है हमारे पास। हैलोजिनेशन जैसे कि हमने जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, मतलब बेसिकली हैलोजेंस होते हैं। उनको हमने जो है वो नैप्थलीन जो भी हमने जिसके ऊपर भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, जिसकी भी हमने हैलोजिनेशन करवानी है, उसके ऊपर हमने ये जो सारे हैलोजेंस है इनको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है, मतलब इनको सब्स्टिट्यूट करना होता है हमने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्लोरीन है और जो ब्रोमीन है ना, वो नैप्थलीन के साथ बड़ी जल्दी जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें जैसे बेंजीन के केस में हमें जब भी हमें हैलोजिनेशन करवाते थे नैप्थलीन की, तो वहां पे हमें लेविस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत होती थी, जैसे कि हमारे पास FeCl3, फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो अब जरूरत होती थी। ठीक है, पर यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार के लेविस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो नैप्थलीन है हमारा वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जो नैप्थलीन हमारा जो बेंजीन से वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार के लेविस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये एक रिएक्शन जो है वो हमें ये भी चीज बता रही है कि जो नैप्थलीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, है ना। तो जब भी आपको मतलब क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि कोई एक रिएक्शन की आप एग्जांपल दो जिससे ये क्लियर हो जाए कि जो नैप्थलीन है हमारे पास वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बेंजीन से, तो आप जो अब उसकी हैलोजिनेशन करके बता दो, किसकी? नैप्थलीन की। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम जो है ना नैप्थलीन की जो है वो ब्रोमिनेशन करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नैप्थलीन की ब्रोमिनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जो कि हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है ब्रोमीन और नैप्थलीन को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ब्रोमीन लिया हुआ हमने, ठीक है, Br2 लिया है हमने, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन होगा वो टूट के Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाएगा। तो Br पॉजिटिव जो होगा हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा हमारे पास। ठीक है, तो वो जो Br पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे अल्फा पोजीशन के जो हाइड्रोजन है उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो जो हमारे पास Br नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है हमारे पास, वो उसके साथ चल जाएगा और मिला के जो मतलब उसके साथ चल जाएगा और मिलकर क्या बना देगा हमारे पास? HBr बना देगा। क्या बना देगा? HBr। ठीक है, और ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हमारे पास? अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास ब्रोमिनेशन। अगर आप क्लोरीनेशन करवाती हो तो क्लोरीनेशन के केस में आपके पास यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा हमारे पास? अल्फा क्लोरोनैप्थलीन। ठीक है, और HCl जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी रिंग के ऊपर जो आपके पास जैसे अल्फा क्लोरोनैप्थलीन है या अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे चलो मैं क्लोरीन वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अल्फा क्लोरोनैप्थलीन की अगर आप फर्दर जो है क्लोरीनेशन करवाते हो, ठीक है, आप इसकी फिर से जो है वो क्लोरीनेशन करवाते हो, तो जो सेकंड क्लोरीन होगा हमारा वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा? वो फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। जो सेकंड हमारी अल्फा पोजीशन होगी उस पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आके वो क्लोरीन लग जाएगा और जो फोर्थ पोजीशन का हाइड्रोजन होगा वो दूसरे Cl के साथ चला जाएगा, तो माइनस HCl निकल जाएगा हमारा, और यहाँ पे ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो इसका नाम जो है वो क्या होगा हमारे पास? 1,4 दो क्लोरीन लगे हैं तो डाइक्लोरोनैप्थलीन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हमारे पास नाइट्रेशन। ठीक है, तो जो नाइट्रेशन है वो आप किसके प्रेजेंस में करवाते हो? आप करवाते हो नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि हमारे पास जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो हमारे पास H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये टूटेगा, एसिड है। ठीक है, टूटकर आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो टूटकर हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं, तो H पॉजिटिव मिल जाएगा, साथ में हमें मिलेगा HSO4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव होगा वो हमारा नाइट्रिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड उसको मैंने बेसिकली ऐसे ओपन करके लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने लोन पेयर भी शो करे हैं। तो ये जो H पॉजिटिव है वो जो है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
वो कहाँ पे अटैक करेगा, जाके इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या करेगी, 3 बॉन्ड बना लेगी, और आपको पता है जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और जो कि हमारे पास खतरे की घंटी है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, जो उसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया ना वो तोड़ लेगी और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा, और NO2 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, अब कमी आ गई है, तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन, और यही हमारा जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप नैप्थलीन की नाइट्रेशन करवाते हो तो उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सा होता है, तो आप बताओगे नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये हमारा नैप्थलीन के ऊपर अटैक करता है, कौन सी पोजीशन के ऊपर, अल्फा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन, और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है बाहर, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो क्या बनता है हमारे पास, अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन, ठीक है। तो आगे आपने क्या करना है, अल्फा नाइट्रोनैप्थलीन की क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है, ठीक है। अब जो रिडक्शन है आपने वो किसकी प्रेजेंस में करवानी है, वो करवानी है आपने टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिडक्शन होती है वो क्या होती है। तो रिडक्शन क्या होती है, हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन है उसके साथ कितने ऑक्सीजन जो लगे हुए हैं हमारे, 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आएंगे, वो इन 2 ऑक्सीजन के साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना देंगे, वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच थी, 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो अमीनो ग्रुप है वो नैप्थलीन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा अमीनो नैप्थलीन। अब आपने इसकी करवानी है डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। तो डाइएजोटाइजेशन जो अब आपने किसकी प्रेजेंस में करवानी है, वो करवानी है आपने सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट 278 केल्विन। तो बेंजीन के केस में भी आप डाइएजोटाइजेशन करवाते थे और वहां पे आपके पास क्या बनता था, डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता था। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा नैप्थलीन डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। अब आपने इस डाइजोनियम साल्ट की क्या करवानी है, गटरमन रिएक्शन, ठीक है। तो जो गटरमन रिएक्शन है वो आपने किसकी प्रेजेंस में करानी है, कॉपर पाउडर और KCN, ठीक है। यहाँ पे हमने जो CN ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है बेंजीन में, तो सॉरी नैप्थलीन में। तो बेंजीन के केस में, जब बेंजीन के केस में हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बनता था, वहां पे भी हम क्या करते थे, गटरमन रिएक्शन करवाते थे। वहां पे हम क्या करते थे कि गटरमन रिएक्शन में हम जिस भी ग्रुप को हमने जो वो बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना होता था वही रिएजेंट हम लेते थे। जैसे अगर हमने क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करना है तो हम HCl यूज करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना होता था तो हम HBr यूज करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है। और अगर हमें CN को इंट्रोड्यूस करना होता था तो हम यूज करते थे KCN इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने नैप्थलीन में क्या करना है, CN ग्रुप जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गटरमन रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो आपकी बाहर निकल जाएगी, के जो है वो Cl से जुड़ के, मतलब पोटेशियम जो है वो Cl से जुड़ के पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ पे जो CN ग्रुप है हमारा वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा नैप्थो नाइट्राइल। क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है तो इसका नाम आ जाएगा हमारे पास अल्फा नैप्थो नाइट्राइल। अब आपने इसकी फर्दर जो है वो क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है, ठीक है। तो जो इसकी रिडक्शन है, जब आप इसकी रिडक्शन करवाओगे तब आपके पास क्या बनेगा, CH2NH2, 2 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा नैप्थाइल मिथाइल अमीन। क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा नैप्थाइल मिथाइल अमीन। आगे थर्ड नंबर पे है मेरे पास सल्फोनेशन, ठीक है। तो जो नैप्थलीन की सल्फोनेशन होती है हमारे पास वो एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। बेसिकली ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लो टेम्परेचर जैसे कि 82 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में 353 केल्विन लिख सकते हो, जब भी आपके पास डिग्री सेल्सियस दिया हो तो उसको आपने केल्विन में चेंज करना हो तो जो भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें आप 273 जो है वो ऐड कर दो, आपको केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरो के ऊपर आपको 82 डिग्री सेल्सियस भी दिया हो सकता है या फिर 353 केल्विन भी दिया हो सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास लो टेम्परेचर होगा तब आपके पास अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, और अगर आपके पास हाई टेम्परेचर 162 डिग्री सेल्सियस या फिर 435 केल्विन दिया होगा तब आपके पास बीटा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नैप्थलीन की जब आप सल्फोनेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप लो टेम्परेचर के ऊपर करवाते हो तब आपके पास अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, जिसको आप 1 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हो।
और अगर आप हाई टेम्परेचर यानी कि 435 केल्विन के ऊपर करवाते हो तब आपके पास बीटा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड या फिर यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, गलती से आपने 2 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सल्फोनेशन के ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास 2 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड होता है ना, वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर जो बीटा प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अल्फा प्रोडक्ट से, मतलब 1 सल्फोनिक एसिड से। अब इसका रीजन क्या है हमारे पास, इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अल्फा के केस में हमारे पास जो 8th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होता है और जो यहाँ पे हमारे पास 1 पोजीशन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप है हमारे पास, इन दोनों के बीच में क्या होती है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। इसलिए इस कारण ये क्या बन जाता है, थोड़ा अनस्टेबल बन जाता है। और जबकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हमारे पास बीटा पोजीशन के ऊपर हमारे पास ये ग्रुप लगा होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा होता है जो उसकी, और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है और ये जो थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है, इन दोनों के साथ जो होती है लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। और दूसरा ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये हमारे पास कम स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि जो हमने अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी, जैसे कि हैलोजिनेशन करी और नाइट्रेशन करी, वो हमारे पास कैसी होती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस होती हैं, वो बैकवर्ड रिएक्शंस नहीं होती हमारे पास। तो जो हमारे पास सल्फोनेशन होती है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है और बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है। अगर हम लो टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, मतलब कि अगर आप सल्फोनेशन करवा रहे हो तो उसकी बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, डीसल्फोनेशन। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड रिएक्शन है जो कि हमारे पास डीसल्फोनेशन है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। और अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर करवाते हो तो वहां पे हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है, मतलब कि जो डीसल्फोनेशन है, वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या बन जाती है आपके पास, इंपॉर्टेंट बन जाती है एट लो टेम्परेचर। अब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम लो टेम्परेचर बात करें तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है हमारे पास डीसल्फोनेशन जो होती है वो बहुत ही स्लोली अक्कर करती है, ठीक है। जो डीसल्फोनेशन होगी हमारे पास वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने अभी डिस्कस कर लिया कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास डीसल्फोनेशन जो है वो क्या है, कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा ये कैसी होती है हमारे पास, स्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास अल्फा प्रोडक्ट जो है वो वही बन जाता है मेजर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था जब मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया था या फिर ओरिएंटेशन जब करवाई थी हमने, तो वहां पे हमने देखा था कि जब अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक होता है हमारे पास तो वहां पे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और वो फास्टली बन जाता है हमारे पास। अगर कार्बोकेटाइन अल्फा पोजीशन वाला, अल्फा अटैक वाला कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा तो अल्फा प्रोडक्ट भी हमारे पास जल्दी बनेगा। और बीटा के केस में वहां पे जो बीटा कार्बोकेटाइन बनते थे हमारे पास वो क्या होते थे, कम कम स्टेबल होते थे, तो वो क्या होंगे, फिर स्लोली बनेंगे वो। अब अगर वो स्लोली बनेंगे, अगर कार्बोकेटाइन ही स्लोली बन रहा है तो हमारे पास बीटा प्रोडक्ट भी स्लो ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लो टेम्परेचर के ऊपर हम देखते हैं कि जो हमारे पास अल्फा वाला प्रोडक्ट है वो ही मेजर बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीटा प्रोडक्ट है उसको उतना टाइम ही नहीं मिलता, उसका कार्बोकेटाइन इतना स्लो चल रहा होता है कि उसको उतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो बीटा प्रोडक्ट बना सके। तो इसलिए हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है एट लो टेम्परेचर के ऊपर वो हमारे पास अल्फा प्रोडक्ट ही होता है। पर अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे सल्फोनेशन तो होगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्रोडक्ट तो बनेगा, वो भी बड़ी जल्दी बनेगा, पर इस केस में हमारे पास इसकी बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी वो उससे भी ज्यादा जल्दी होगी, ठीक है, मतलब फास्ट होगी। यहाँ पे सल्फोनेशन होके अल्फा प्रोडक्ट बनेगा, उसकी फिर से डीसल्फोनेशन हो जाएगी और वो फिर से नैप्थलीन बना देगा। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे बीटा प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब बीटा प्रोडक्ट को टाइम मिल जाएगा, क्योंकि नैप्थलीन की कंसंट्रेशन जो होगी हमारे पास वो बची होगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अल्फा प्रोडक्ट में चेंज भी हो जाती है, अगर वो अल्फा प्रोडक्ट बना भी देता है नैप्थलीन की जितनी भी अगर हमने कंसंट्रेशन लिया, अगर वो अल्फा प्रोडक्ट बना भी देता है तो नैप्थलीन की जो अल्फा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसकी वैसे भी क्या हो जा रही है, बैकवर्ड रिएक्शन होती जा रही है, वो डीसल्फोनेशन होती जा रही है, तो वो फिर से नैप्थलीन ही बना देगा। तो वो जो नैप्थलीन है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास बची रहेगी और वो धीरे धीरे किस में रिड्यूस होता जाएगा, हमारा बीटा प्रोडक्ट में रिड्यूस होता जाएगा। और बीटा के केस में हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है, मतलब जो डीसल्फोनेशन होती है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, वो बड़ी स्लोली होती है, ठीक है। तो और दूसरा हमारे पास जो है, मैंने अभी आपको बताया कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास बीटा प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है,
तो वैसे भी यहाँ पे हमने टेम्परेचर जो है वो हाई रखा हुआ है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास बीटा प्रोडक्ट जो है वो स्लोली स्लोली बनता जाएगा, और वो जो है उसका फिर बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि वो बहुत ही स्लोली होगा, क्योंकि हमारे पास जो बीटा प्रोडक्ट है वो तो स्टेबल है ना, हाई टेम्परेचर के ऊपर वो तो स्टेबल है, तो फिर उसको बैक मतलब पीछे जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। पर जो अल्फा प्रोडक्ट होता है वो पीछे क्यों जा रहा है, हमारा बैकवर्ड रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। और ये भी चीज हमें क्लियर हो गई है कि जो बीटा पोजीशन होती है हमारे पास वो लेस क्राउडेड होती है ना। अभी हमने चेक करा ऊपर, जो हमारे पास बीटा पोजीशन है वो कैसी है, लेस क्राउडेड है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो हमारे पास कम होती है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैंने इस चीज को जो है वो करके बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नैपथलीन लिया है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर रखा है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है वो अल्फा प्रोडक्ट बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्फा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी हमारा अल्फा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, पर यहाँ पे इसका बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो उससे भी फास्ट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास अल्फा प्रोडक्ट, फिर अल्फा से फिर से नैपथलीन, फिर अल्फा प्रोडक्ट, फिर से नैपथलीन, तो यहाँ से धीरे धीरे स्लोली स्लोली हमारा जो है वो क्या बन रहा होगा, बीटा प्रोडक्ट भी बनता जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी जो नैपथलीन की हमने अमाउंट ली होगी वो लास्ट में जो है वो बीटा में ही रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास, और फिर हमारे पास जो बीटा प्रोडक्ट है वो ही मेजर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, जो हमारा बीटा प्रोडक्ट सॉरी जो बीटा प्रोडक्ट होगा वो। आगे हमारे पास जो फोर्थ पोजीशन है वहां पे हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, और दूसरा हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। अब यहाँ पे जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है किसमें, नैप्थलीन में। तो इस केस में हमने सबसे पहले हमने देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम किससे जनरेट करवाएंगे, यहाँ पे आरसीएल, जो कि हमारे पास हैलोअल्केन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैलोअल्केन में जो देखो ये आर ग्रुप है, जो कार्बन होता है हमारे पास, और जो क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो क्लोरीन जो होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा, और यहाँ पे देखो जब क्लोरीन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा तो क्लोरीन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कि लेविस एसिड होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो जो है उसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास AlCl4 नेगेटिव और R पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल कैटायन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमारे पास अल्काइल कैटायन, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है हमारे पास, ठीक है। वो अब यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, वो नैपथलीन की अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, क्लोरोमीथेन लिया है, तो यहाँ पे Cl जब निकल जाएगा तो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है वो जनरेट हो जाएगा, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, हमारे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा हमारे, ठीक है। और यहाँ पे जो Cl नेगेटिव निकला था वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा जिसको ये CH3 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा, उस हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl जो होगा हमारा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो CH3 ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा। एक तो हमारे पास बनेगा अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, और दूसरा हमारे पास बनेगा, जैसे जैसे अगर आप अल्काइल ग्रुप है ना जो, उसको आप बड़ा करते जाते हो, ठीक है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज करते जाते हो, तो हमारे पास जो है वो अल्फा प्रोडक्ट नहीं बनेगा फिर। जैसे अब जहाँ पे एक कार्बन, जैसे यहाँ पे मैंने मिथाइल यूज करा है ना, उसके बाद अगर आप इथाइल यूज करते हो, बुटाइल यूज करते हो, पेंटाइल यूज करते हो, तब आपके पास कौन सा यूज बनेगा, बीटा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो चुका है, इसलिए वो कहाँ पे अटैक करता है, लेस क्राउडेड पोजीशन पे अटैक करता है। बीटा पोजीशन जो होती है हमारे पास वो लेस क्राउडेड होती है। अभी हमने डिस्कस करा सल्फोनेशन के केस में कि जो बीटा पोजीशन होती है वो लेस क्राउडेड होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पोजीशन से, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे बनता है बीटा इथाइल नैप्थलीन, ठीक है। तो ये चीज ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हुई है कि जो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन हमने करी है कि यहाँ पे हमारे पास पहले अल्फा प्रोडक्ट बन रहा है फिर बीटा बन रहा है, तो ये किसके बेसिस के ऊपर है, स्टेरिक फैक्टर के ऊपर है। और यहाँ पे जैसे जैसे अगर आप अल्काइल ग्रुप जो है उसका साइज इंक्रीज करते जाते हो तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो लेस हिंड्रेड पोजीशन जो कि हमारी बीटा पोजीशन है उस पे अटैक करेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है ना, इसकी एक लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है कि नैप्थलीन जो है वो हमारा बड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। जब भी आप इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइल नैप्थलीन तो बनता ही बनता है, ठीक है, पर साइड रिएक्शंस भी हो जाती हैं, कुछ और ही प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती हैं, ठीक है, क्योंकि नैप्थलीन जो है वो बड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसलिए जो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है वो उतना अच्छा मेथड नहीं है अल्काइल नैप्थलीन बनाने का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक नया मेथड भी है
जो कि है आप क्या करोगे, नैप्थलीन लोगे और उसकी आप क्या करा दोगे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अभी हमने आगे जो अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो असाइल ग्रुप है ना, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये असाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे अल्फा पोजीशन के ऊपर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है हमारे पास, ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो जब भी आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तब आपके पास अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक होगा। कब, जब आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाओगे, आगे हमने पढ़नी है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह से। आगे आपने इसकी क्या करवा देनी है, क्लैम्पसन रिडक्शन करवा देनी है। मैंने आपको सिखाया था कि जो क्लैम्पसन रिडक्शन होती है वो कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन आएंगे और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे और 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH2CH3, तो ये बन जाएगा अल्फा इथाइल नैप्थलीन। तो बेसिकली हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, CH2CH3 बन जाएगा हमारे पास। तो अल्फा पोजीशन के ऊपर हमारे पास इथाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो अल्फा इथाइल नैप्थलीन बन जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है हमारे पास अल्काइल नैप्थलीन बनाने का, ठीक है। आगे है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, ये लिया एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड बोलते हैं इसको, जहाँ पे आप इसको एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो क्लोरीन होता है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, एक बेस्ट लीविंग ग्रुप है हमारे पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमारे पास, वो इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, असाइल केटाइन बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं असाइल केटाइन। और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारी चीज है ना असाइल केटाइन, यही हमारी जो अब कहाँ पे अटैक करेगी, अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब सॉल्वेंट की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप CS2 यूज करते हो, कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हो जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तब आपके पास जो है वो आपके पास बनता है अल्फा प्रोडक्ट मेजर। यहाँ पे हमारे पास 75% जो होता है वो अल्फा प्रोडक्ट बनता है और 25% जो होता है हमारे पास वो बीटा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एसिटोनैप्थलीन बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने यूज क्या करा है, एसिटाइल क्लोराइड यूज करा है, या फिर इथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो आप इसको इथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हो या फिर एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तब तो आपके पास अल्फा प्रोडक्ट मेजर बनेगा 75%, ठीक है। और अगर आप पोलर सॉल्वेंट जो कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, अगर आप इसको यूज करते हो तब आपके पास बीटा प्रोडक्ट मतलब 2 एसिटोनैप्थलीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और माइनर जो हमारा अल्फा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये 90% बनता है और ये हमारा 10% बनता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी स्टेरिक फैक्टर है हमारे पास। तो ये स्टैटिक फैक्टर है हमारे पास। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जब हमारे पास जो नाइट्रोबेंजीन यूज करी है ना हमने यहाँ पे इस केस में, ठीक है, जो नाइट्रोबेंजीन है वो क्या करती है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे जो इथेनॉइल क्लोराइड यूज करा है ना मैंने, वो जो नाइट्रोबेंजीन है वो इसके साथ और इसके साथ मिलके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा बल्की होता है, बल्कि मतलब बहुत बड़ा साइज होता है उसका। इसलिए वो कहाँ पे अटैक करते हैं, वो अल्फा पोजीशन पे अटैक नहीं करते, वहां पे क्राउडनेस बड़ी ज्यादा होती है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो कहाँ पे लेस क्राउडेड पोजीशन जो कि हमारी बीटा पोजीशन है उसके ऊपर अटैक करती है, ठीक है। तो ये रीजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे हमारे पास है फिफ्थ पोजीशन के ऊपर रिडक्शन। तो अब ये जो रिडक्शन है वो हमारी एक एडिशन रिएक्शन है, तो अब हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन पढ़नी है, ठीक है। तो रिडक्शन अगर आप करवाओगे नैप्थलीन की, तो यहाँ पे रिडक्शन में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे। अब यहाँ पे रिडक्शन जो होगी वो भी अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो रिडक्शन है वहां पे जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो भी उनकी जो मतलब हाइड्रोजन के नंबर्स जो है वो भी जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे आपके पास। अगर आप 351 केल्विन के ऊपर रिडक्शन करवाते हो इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा, तो आप इसका नाम लिखोगे 1,4 डाईहाइड्रोनैप्थलीन, जिसका नाम क्या है, डायलीन। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो 405 केल्विन के ऊपर करवाते हो और आइसोअमाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम करवाते हो, तो
तो 4 हाइड्रोजन जो होंगे वो आपके ऐड होंगे। जैसे कि इस नैप्थलीन को मैंने ना ऐसे ओपन करके लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन ये जो आपके पाई बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन तक आपके हाइड्रोजन जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन ऐड करिए तो आप इसको लिखोगे टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन, जिसको आप टेट्रालीन भी बोलते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि नैप्थलीन से टेट्रालीन जो है वो कैसे बनाते हो, तो आप ऐसे जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है। आप ये वाली चीजें भी यूज कर सकते हो एरो के ऊपर, जहां तो फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, आप कैटालिटिक रिडक्शन भी करवा सकते हो, जिसको आप हाइड्रोजनेशन भी बोलते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी आपके 423 केल्विन के ऊपर होगी और ये भी आपको क्या देगी, टेट्रालीन ही देगी। अगर आप टेट्रालीन की फर्दर रिडक्शन करवाते हो एट 473 केल्विन, देखो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, हाइड्रोजन के नंबर भी जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपने 1 2 3 4, यहाँ पे आपने क्या करा था, 1 2 3 4 पोजीशन तक हाइड्रोजन ऐड करे थे। अब यहाँ पे ये जो हमारी सेकंड रिंग है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने हाइड्रोजन जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो कौन सी पोजीशन पे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे और ये जो पाई बॉन्ड जो है सारे टूट जाएंगे हमारे पास। तो 6 हाइड्रोजन वो और 4 ये, तो कितने हो गए 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेकाहाइड्रोनैप्थलीन, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास डेकाहाइड्रोनैप्थलीन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, पर हाइड्रोनैप्थलीन भी बोल सकते हो, और इसका नाम है डेकालीन, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप नैप्थलीन से डेकालीन कैसे बनाओगे, तो आपने सबसे पहले उसको टेट्रालीन में कन्वर्ट कर लेना है, देन आपने उसको फिर डेकालीन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आगे हमारे पास एडिशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है, मतलब हैलोजन को आपने ऐड करवाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अब ड्राई, यहाँ पे हमने ड्राई Cl2 यूज करा है, तो यहाँ पे आपके जो Cl2 है ना, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एक तो हमारा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा और एक हमारा फोर्थ पोजीशन पे ऐड होगा। फर्स्ट पोजीशन पे जो हाइड्रोजन वो भी बाहर निकल जाएगा, और जो फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो भी मैंने ओपन करके इस तरह से लिख दिया हुआ आपके पास, ठीक है। तो इस तरह अगर आप इसकी फर्दर जो है वो एडिशन करवाते हो क्लोरीन के साथ, तो अब यहाँ पे जो 2 पोजीशन और थर्ड पोजीशन है वो भी सब्सटीट्यूट हो जाएगी हमारे पास, सॉरी वो भी वहां पे भी जो है क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 पोजीशन पे भी क्लोरीन आ जाएगा और 3 पोजीशन पे भी हमारा क्लोरीन आ जाएगा। तो इसको आप लिखोगे, जब आपने फर्स्ट स्टेप में करवाया था एडिशन क्लोरीन का, तब आपके पास जो नाम है, नोमेनक्लेचर जो है वो क्या आएगा आपके पास, 1,4 डाइक्लोरोनैप्थलीन आएगा। और जब आप उसकी फर्दर करवाते हो तब आपके पास आएगा 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोनैप्थलीन। तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट है। अब अगर आप इन एडिशन प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते हो, तब आप क्या कर दो, सिंपली इसको हीट कर दो और इसको भी हीट कर दो। जब आप इसको हीट करोगे एट 313 केल्विन के ऊपर करवाओगे, तो एक जो हमारे पास HCl है वो निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन जो होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे H और Cl जो होगा वो हमारा निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 1 क्लोरोनैप्थलीन बन जाएगा हमारे पास। और अगर आप इसकी करवाते हो, मतलब इसको करवाते हो, हीट करवाते हो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो होंगे वो निकल जाएंगे और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन जो होगा वो रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,3 डाइक्लोरोनैप्थलीन आपके पास, ठीक है। 7 पोजीशन पे हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ नैप्थलीन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी क्रैमिंग करना पड़ेगी, रटना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हो ऑक्सीडेशन एट 735 टू 755 केल्विन के ऊपर, तब आपके पास क्या बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो होगा वो निकल जाएंगे आपके पास। तो देखो 2 नैप्थलीन यूज करे हैं, तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो उनके हाइड्रोजन होंगे वो मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 नैप्थलीन यूज करे हैं, तो इसलिए हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के, ठीक है। अगर आप इस थैलिक एनहाइड्राइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तब आपके पास क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर आप नैप्थलीन की जो है वो फिर से ऑक्सीडेशन करवा रहे हो एट 473 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या फिर मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में करवाते हो, तब भी आपके पास क्या बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। अब आपको जो भी मेथड इजी लगता है, अगर ये वाला मेथड इजी लगता है तो इससे याद रख लो कि थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनाना है, या फिर आप इससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पे है
अगर आप नैप्थलीन की ऑक्सीडेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, या फिर क्रोमिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप, और या फिर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हो एट 298 केल्विन के ऊपर, तो आपके पास बनेगा 1,4 नैप्थाक्विनोन। ठीक है, 1 और 4 पोजीशन के ऊपर आपकी ऑक्सीजन जो होगी वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी और ये बन जाएगा आपके पास 1,4 नैप्थाक्विनोन। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे है, अगर आप नैप्थलीन की ऑक्सीडेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में करवाते हो अगर आप, तो ये बन जाएगा आपके पास थैलिक एसिड बनेगा। आपके पास क्या बनेगा? थैलिक एसिड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपके पास अगर आप ओजोनोलिसिस करवाते हो, फर्स्ट जो स्टेप है आपका ओजोनोलिशन, सॉरी, फर्स्ट स्टेप में आपने ओजोनोलिसिस करवानी है और सेकंड स्टेप में आपने रिडक्टिव क्लीवेज करवानी है आपने इसकी। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों स्टेप परफॉर्म करते हो एट 196 केल्विन के ऊपर, तो आपके पास बनता है थैल एल्डिहाइड। क्या बनता है? थैल एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर, तो आप इसको बोलोगे थैल एल्डिहाइड। ठीक है, 8 नंबर पे जो कि लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, पिक्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? पिक्रेट फॉर्मेशन होती है, नैप्थलीन लेना है और इसकी आपने रिएक्शन करवानी है किसके साथ? पिक्रिक एसिड के साथ, सॉरी। ठीक है, नैप्थलीन लेना है और इसकी आपने रिएक्शन करवानी है किसके साथ? पिक्रिक एसिड के साथ, जो कि हमारे पास होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये हमारे पास फिनोल ग्रुप, फिनोल होता है, और यहाँ पे आपके पास 2, 4 और 6 पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप लगा है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है? यहाँ पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन जाती है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास नैप्थलीन है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है किसको? पिक्रिक एसिड को। तो हमारे पास इस तरह से जो है वो एक येलो कलर की पीपीटी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नैप्थलीन पिक्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है जिसको मैंने डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करा है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिसको मैंने डेल्टा पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करा है। तो इसको आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनर, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्रेट होता है वो हमारी हेल्प करता है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए और इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए हमारी जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आपका ये है कि आपने जो है नैप्थलीन से ये सारी कन्वर्जन जो है वो आपने करके देखनी है अपनी नोट कॉपी के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये सारी कन्वर्जन जो होंगी वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।